हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्स में। दोस्तों, मैं अजय कुमार कश्यप आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है, हम इंग्लिश ग्रामर के रूल सीखने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होऊंगा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक बेसिक और नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि किसी भी लैंग्वेज को अच्छे प्रकार से समझने के लिए उसकी ग्रामर को सीखना आवश्यक होता है। और किसी भी लैंग्वेज की ग्रामर को सीखने का जो इनिशियल स्टेज होती है, जो प्रारंभिक अवस्था होती है, वो होती है अल्फ़ाबेट। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक होगा इंग्लिश ग्रामर के तहत अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट दोस्तों, अल्फ़ाबेट को अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट और हिंदी में वर्णमाला बोलते हैं। अल्फ़ाबेट को हिंदी में वर्णमाला बोलते हैं। ठीक दोस्तों, अल्फ़ाबेट क्या होता है? व्हाट इज़ अल्फ़ाबेट? फ्रेंड्स, जो अल्फ़ाबेट होता है, it is a group of letters which is written in sequence order. इसका अर्थ क्या है? अक्षरों का ऐसा समूह जिसका लिखने का क्रम जो है वो व्यवस्थित हो। अर्थात अक्षरों का ऐसा समूह जो व्यवस्थित क्रम में लिखा हो। कहने का मतलब ये है कि यदि ए के बाद बी आता है तो ए के बाद बी लिखा होना चाहिए, बी के बाद सी आता है तो सी लिखा होना चाहिए, डी आता है तो डी लिखा होना चाहिए। इस तरह से ए से लेकर जेड तक अक्षरों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। फ्रेंड्स, इसको हम दूसरी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। अ ग्रुप ऑफ ए टू जेड रिटन इन सीक्वेंस ऑर्डर कॉल्ड अल्फाबेट। मतलब ए से लेकर जेड तक के अक्षरों का व्यवस्थित समूह ही क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? ठीक है, तो हमारी जो पहली हेडिंग होगी वो होगी लेटर। चलिए देखते हैं। लेटर को हिंदी में बोलते हैं अक्षर या वर्ण। फ्रेंड्स, अक्षर या वर्ण क्या होते हैं? अक्षर या वर्ण क्या होते हैं? दोस्तों, एटिमोलॉजी के अनुसार, शब्द विज्ञान के अनुसार, लेटर इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। कहने का मतलब है क्या है? इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। अर्थात ध्वनि की सबसे छोटी इकाई साउंड कहलाता है। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई लेटर कहलाता है। ठीक है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता, इसे विभाजित नहीं किया जा सकता। इट कैन नॉट बी ब्रोकन। इन पार्ट्स। इसे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। लेटर्स, जैसे मान लीजिए लिखा है लेटर ए, क्या ए को और तोड़ा जा सकता है? कि नहीं, दो भागों में या दो से अधिक भागों में तोड़ा जा सकता है? नहीं, इसे विभाजित नहीं किया जा सकता। जो लेटर्स होते हैं वो अनब्रोकन होते हैं, अनब्रोकेबल होते हैं, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा क्या होती है मेरे शब्दों में, हिंदी में? देखिए, जैसा कि ये खुद ही कह रहा है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, सबसे छोटी इकाई है। तो दोस्तों, जब हम कोई नाम उच्चारित करते हैं, जब हम किसी का नाम प्रोनाउंस करते हैं, तो दोस्तों हमारे मुख से क्या निकलता है? ध्वनि तो निकलती है, लेटर्स तो निकलते नहीं, अक्षर तो निकलते नहीं। तो हम कह सकते हैं
मुख से निकलने वाली प्रथम ध्वनि क्या कहलाती है? अक्षर या वर्ण कहलाती है। मुख से निकलने वाली प्रथम ध्वनि ही अक्षर कहलाती है। ठीक दोस्तों, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा राजेश, राजेश हमने नाम प्रोनाउंस किया किसका? राजेश का। लेकिन जब मैंने बोलना शुरू किया राजेश, तो सबसे पहले हमारे मुख से क्या निकला? एक आवाज निकली। जो आवाज निकली वो किसकी थी? वो थी रा की। ठीक है, रा के साथ क्या जुड़ा हुआ था? आ। रा के साथ जुड़ा हुआ था आ। हमारा जो पहला लेटर था वो क्या था? रा था। तो हम कह सकते हैं कि मुख से निकलने वाली प्रथम ध्वनि क्या कहलाती है? अक्षर कहलाती है। ठीक है, और अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर कितने होते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों की संख्या सब 26 होती है, 26 लेटर्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर्स होते हैं तो ये लिखे कहाँ जाते हैं? जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ये सब सीक्वेंस में लिखे होते हैं। कहाँ लिखे होते हैं? एक समूह के रूप में सीक्वेंस में लिखे होते हैं, अर्थात ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, सीक्वेंस ऑर्डर में लिखे होते हैं। ठीक है, तो उस ग्रुप को क्या कहते हैं? अभी मैंने कुछ देर पहले पढ़ा था, उसे हम अल्फाबेट कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं। अंग्रेजी में वर्ण कितने होते हैं? 26 वर्ण होते हैं। ठीक है, अल्फाबेट को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भाग हैं? पहला है वॉवेल और दूसरा है कॉन्सोनेंट। फ्रेंड्स, वॉवेल को क्या कहते हैं? वॉवेल को हिंदी में स्वर कहते हैं और कॉन्सोनेंट को व्यंजन। फ्रेंड्स, पहला जो हमारा टॉपिक है वॉवेल। वॉवेल क्या है? वॉवेल किसे कहते हैं? तो दोस्तों, पहले तो हम इसकी 2 परिभाषाएं पढ़ने वाले हैं। एक परिभाषा पढ़ेंगे जो किताब में लिखी हुई है, ठीक है, जो किताब की परिभाषा, और दूसरी परिभाषा जो हमने समझने के लिए और समझाने के लिए अपनी तरफ से बनाई है, वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो हमारी पहली परिभाषा है वो क्या है? जो किताब की परिभाषा है वो परिभाषा समझ लीजिए। देखिए, वे अक्षर जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, वे अक्षर जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है, द वर्ड which is pronounced, sorry, the letters, not word, which is pronounced freely without help of any other letter। ठीक है, वे अक्षर जो बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता से बोले जाएं, वे अक्षर जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरी परिभाषा देखिए। दूसरी परिभाषा क्या है? वे अक्षर जिनसे मिलकर मात्राएं बनती हैं, ऐसे अक्षर जिनसे मिलकर मात्राएं बनती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है, वे अक्षर जिनसे मात्राएं बनती हैं उन्हें स्वर कहते हैं। दोस्तों, मैं ये लिख नहीं रहा हूँ, ये आप लोगों को अगर लिखना है तो पॉज करके आप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। वे अक्षर जिनसे मिलकर मात्राएं बनती हैं उन्हें स्वर कहते हैं। अंग्रेजी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। अंग्रेजी
वर्णमाला में स्वरों की संख्या 5 होती है। कौन कौन से 5 वर्ण 5 लेटर होते हैं? पहला होता है हमारा ए, दूसरा होता है ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 लेटर ऐसे होते हैं जिनको स्वरों की श्रेणी में रखा गया है, जिन्हें स्वर कहा जाता है, वोवेल कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हमारा कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं? कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं दोस्तों? ऐसे अक्षर जो स्वर की सहायता से बोले जाएं, ऐसे अक्षर जो स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें कॉन्सोनेंट कहते हैं। ठीक है, चलिए पहली परिभाषा देख लीजिए कॉन्सोनेंट की क्या होती है। द लेटर which is pronounced with the help of vowel is called consonant। ठीक है, वे अक्षर जो किसकी सहायता से बोले जाएं? जो स्वर की सहायता से बोले जाएं। ऐसे अक्षर जो स्वर की सहायता से बोले जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे देख लीजिए, जैसे बी, सी, डी, एफ। फ्रेंड्स, ये जो मैंने लेटर्स लिखे हैं ए, बी, सी, एफ, जी, एच, जे, के, ये सभी किसकी सहायता से बोले जाते हैं? वॉवेल की सहायता से बोले जाए। ये बिना वॉवेल के नहीं बोले जा सकते। जैसे इसमें वॉवेल कहाँ है, चलिए इसको तोड़ कर देखते हैं दोस्तों। जब हम इसको हिंदी में लिखते हैं बी, तो कैसे लिखते हैं? ऐसे ही तो लिखते हैं, बी, यही तो लिखते हैं बी। सी लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? ऐसे ही तो सी लिखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इसमें वॉवेल कहाँ है। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप लोगों को दूर से दिख रहा है। देखिए ये क्या है, ब क्या है? ब है कॉन्सोनेंट। और वॉवेल क्या है? इसमें जो ये मात्रा लगी हुई है ये वॉवेल है। ठीक है ना फ्रेंड्स? दोस्तों अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला में कॉन्सोनेंट की संख्या होती है 21। क्यों? क्योंकि आपको पता है अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? अल्फ़ाबेट 26 होते हैं। किसमें? अंग्रेजी वर्णमाला में। स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या 5 है। जब स्वरों की संख्या 5 है तो कॉन्सोनेंट कितने होंगे? बचे हुए जितने भी लेटर्स हैं वो क्या कहे जाते हैं? वो कॉन्सोनेंट कहे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं, इसको साफ कर लेते हैं। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा है राजेश। दोस्तों ये क्या है? ये जो राजेश है इसे क्या कहते हैं? दोस्तों राजेश एक वर्ड है। क्या है? राजेश एक वर्ड है। आखिर राजेश यदि वर्ड है तो वर्ड की क्या डेफिनेशन होती है? वर्ड की क्या परिभाषा होती है? तो दोस्तों दूसरी अगली जो हमारी हेडिंग होगी वो होगी वर्ड। वर्ड मीन्स होता है शब्द। शब्द किसे कहते हैं? जैसा कि अभी आपने देखा वर्ड क्या है, मैंने लिखा रमेश। रमेश में क्या क्या है? रमेश में पहला लेटर आर है, फिर ए है, फिर एम है, फिर ई है, फिर एच और एच है।
तो रमेश किससे बना है? रमेश अक्षरों के समूह से बना है। किससे बना है? अक्षरों के समूह से बना है। इसलिए हम कह सकते हैं अक्षरों का ऐसा समूह, अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ हो, उसे क्या कहते हैं? उसे वर्ड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी जो परिभाषा होती क्या होती है? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। मीन्स शब्दों का समूह, शब्दों का समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। सॉरी, शब्दों का समूह नहीं, अक्षरों का समूह, अक्षरों का समूह शब्द कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। अब हमने वर्ड पढ़ लिया, मैंने वर्ड पढ़ लिया, लेटर्स पढ़ लिए, अल्फ़ाबेट पढ़ लिए। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम आगे आते हैं सेंटेंस पर। दोस्तों वर्णमाला में 3 चीज़ें हमने पढ़ ली। पहला हमने पढ़ लिया अल्फ़ाबेट, दूसरा हमने पढ़ लिया लेटर, तीसरा हमने पढ़ लिया वर्ड्स। अब हम आगे पढ़ते हैं और देखते हैं दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंस। सेंटेंस, सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं वाक्य। तो सेंटेंस किसे कहते हैं फ्रेंड्स? सेंटेंस की जो डेफिनेशन होती है, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which make perfect sense या complete sense। ठीक है, शब्दों का ऐसा समूह, शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ हो, जिसका भाव पूरा हो, जिसका अर्थ सार्थक हो, उसे क्या कहते हैं? उसे वाक्य कहते हैं। एक बार हिंदी में इसकी परिभाषा देख लेते हैं। शब्दों का ऐसा समूह जिसका भाव सार्थक हो, जिसका भाव सार्थक हो। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे सेंटेंस कहते हैं, उसे वाक्य कहते हैं। फ्रेंड्स जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं दोस्तों, जैसे मैंने लिखा रमेश घर जाता है। दोस्तों ये क्या है? ये देखिए, ये रमेश एक वर्ड है, घर एक वर्ड है, जाता एक वर्ड है। ठीक है, और ये भी, इसे भी हम एक वर्ड कह सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में क्या दिख रहा है? ये एक्चुअल में दिख रहा है एक लेटर, लेकिन इसको भी हम वर्ड के रूप में काउंट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये अभी अलग अलग थे तो क्या हुआ? अगर अलग अलग थे तो ये वर्ड था, लेकिन जब ये सब एक साथ मिलकर बोले जाए, जैसे मैंने बोला रमेश, दिस इज वर्ड नॉट सेंटेंस। मैंने बोला घर, दिस इज ओनली वर्ड नॉट सेंटेंस। लेकिन अगर हम इन सबको क्या बोल दिया, इन सबको मिलाकर एक साथ बोल दिया, रमेश घर जाता है, और एक साथ बोलने से क्या बन गया? अब ये अलग अलग नहीं है, अब ये एक साथ बोले गए हैं। तो जब ये अलग अलग नहीं है तो ये वर्ड भी नहीं होंगे। ये क्या है? ये सेंटेंस है। एक साथ बोल दिया गया सेंटेंस है, और अलग अलग बोला जाएगा तो क्या बनेगा? तो वर्ड बनेगा। दोस्तों जैसे हमारे गले में एक माला होती है, माला क्या होती है? माला मोतियों का समूह ही तो होता है। अगर मोती अलग अलग हो तो हम उसको मोती गिनते हैं, ये मोती है, ये मोती है। लेकिन अगर एक धागे में पिरो दी जाए क्रमबद्ध तरीके से, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है एक माला। ठीक उसी तरह लेटर्स को अगर हम एक साथ लिखेंगे तो वो बन जाएगा वर्ड, और जब हम वर्ड को एक साथ लिखते हैं तो क्या बन जाता है? सेंटेंस बन जाता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, आपके डेफिनेशन और परिभाषा में लिखा हुआ है शब्दों का ऐसा समूह जिसका भाव सार्थक हो। दोस्तों समूह तो कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा
घोड़ा पानी नानी शिवा। मैंने लिखा घोड़ा पानी नानी शिवा, इसमें मैंने लास्ट में है भी जोड़ दिया। ठीक है, घोड़ा पानी नानी शिवा है, ये क्या बताइए, ये क्या है? ये कोई सेंटेंस है क्या? ये दोस्तों सेंटेंस नहीं है। क्यों सेंटेंस नहीं है? क्योंकि ये ग्रुप तो है, ये ग्रुप तो है वर्ड का, क्योंकि मैंने एक साथ बोला घोड़ा पानी नानी शिवा है। ठीक है, क्यों? जैसे मान लीजिए किसी ने पूछा वहां कौन कौन है, मैंने बोल दिया घोड़ा पानी नानी शिवा है, तो क्या ये सेंटेंस हो गया? नहीं, सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस क्यों नहीं है? क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। अर्थात सेंटेंस क्या होगा? शब्दों का ऐसा समूह सेंटेंस कहलाता है जिसका कुछ अर्थ हो, जिसका भाव सार्थक हो। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमने पढ़ लिया सेंटेंस क्या होता है। अब सेंटेंस तो हमने पढ़ लिया, लेकिन सेंटेंस को कितने भागों में बांटा गया है, सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, अब हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ सेंटेंस। पार्ट ऑफ सेंटेंस मतलब वाक्य के भाग। दोस्तों सेंटेंस को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? सेंटेंस को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं। और दूसरा है हमारा प्रेडिकेट, प्रेडिकेट को हिंदी में बोलते हैं विधेय। चलिए बात कर लेते हैं सब्जेक्ट की। फ्रेंड्स सब्जेक्ट क्या दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं बिल्कुल बेसिक से क्यों पढ़ा रहा हूं, ताकि हमारा जो वीडियो है वो क्लास 6 का बच्चा भी देख सके, और जिसको सेंटेंस का ज्ञान नहीं है, जो सेंटेंस के पार्ट्स का ज्ञान नहीं रखता, वो भी देख सकता है। वो चाहे 6 क्लास का बच्चा हो या 12th क्लास का बच्चा हो या कॉम्पिटिटिव वनडे एग्जाम का कोई विद्यार्थी हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट। सेंटेंस को दो भागों में बांटा गया, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। पहला जो है हमारा सब्जेक्ट, तो जान लेते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता। तो सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट की परिभाषा समझ लीजिए, क्या होती है। हु डज वर्क इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। मीन्स वाक्य में जो काम करता है उसे क्या कहते हैं? उसे ही सब्जेक्ट कहते हैं, उसे ही कर्ता कहते हैं। ठीक है, वन हु वर्क्स इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। वाक्य में काम करने वाले को ही कर्ता कहते हैं। क्या कैसे? दोस्तों इसका उदाहरण हमारे घर से ही मिल जाता है। जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे ऐसा काम जो हमारे सामर्थ्य के परे होता है और हम मम्मी पापा से वो काम करने के लिए कहते हैं, तो हमारे मम्मी पापा हमसे क्या कहते हैं? कभी कभी ऐसा बोल देते हैं ना, चुप बैठो, बहुत बड़े कर्ता नहीं हो, है ना। तो कहने का मतलब है कर्ता कौन होता है? कर्ता होता है जो वाक्य में काम कर रहा होता है। ठीक है, ये कौन हो सकता है? ये पर्सन हो सकता है, यहाँ लिख देता हूँ डूअर।
ये पर्सन हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, ये पर्सन या ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा एक बूढ़ा आदमी सड़क पर चल रहा है। ठीक है, एक बूढ़ा आदमी सड़क पर चल रहा है। फ्रेंड्स, इसमें काम कौन कर रहा है? इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? इसमें जो काम करने वाला है वो कौन है? एक बूढ़ा आदमी। काम कौन कर रहा है? एक बूढ़ा आदमी। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? यहाँ पर सब्जेक्ट है एक बूढ़ा आदमी। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कुछ काली चिड़ियाँ आसमान में उड़ रही हैं। मैंने बोला कुछ काली चिड़ियाँ आसमान में उड़ रही हैं। फ्रेंड्स, इसमें काम क्या है? काम है उड़ने का। और कर कौन रहा है? जो काम कर रहा है वही क्या होगा? वही हमारा सब्जेक्ट होगा। तो इसमें काम करने वाला कौन है? इसमें काम करने वाला फ्रेंड्स काली चिड़ियाँ हैं। ठीक है ना, कुछ काली चिड़ियाँ, ये पूरा क्या है? ये पूरा सब्जेक्ट है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं प्रेडिकेट की। प्रेडिकेट किसे कहते हैं? फ्रेंड्स, प्रेडिकेट किसे कहते हैं? चलिए प्रेडिकेट के बारे में समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड आर अ वर्ड which say something about sentence, sorry, about subject. दोस्तों, प्रेडिकेट किसे कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ वर्ड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड आर अ वर्ड, शब्दों का समूह या केवल शब्द जो किसके बारे में कुछ कहता है? जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रेडिकेट कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, प्रेडिकेट किसे कहते हैं? शब्दों का ऐसा समूह जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए, उसे प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से समझ लीजिए। समझने के लिए एक दूसरी परिभाषा समझ लीजिए। सब्जेक्ट के बाद आने वाले शब्दों या शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। कैसे? देख लीजिए, जैसे मैंने अभी एक लिखा था, एक बूढ़ा आदमी सड़क पर चल रहा है। ठीक है दोस्तों, और मैंने यहाँ आपसे पूछ दिया बताइए प्रेडिकेट क्या है, तो आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले करना क्या है? आपको सब्जेक्ट हटा देना है। ये हमारा सब्जेक्ट है। काम कौन कर रहा है? एक बूढ़ा आदमी। अगर आपको समझ नहीं आ रहा वाक्य में प्रेडिकेट क्या है, आप सब्जेक्ट को अच्छी तरह से पहचान रहे हैं, तो सब्जेक्ट को हटा लीजिए और सब्जेक्ट के बाद आने वाला शब्दों का जितना बड़ा समूह होगा वो सब क्या कहलाएगा? वो सब प्रेडिकेट कहलाएगा। जैसे लिखा हुआ है सड़क पर चल रहा है, ये वाक्य किसके बारे में बता रहा है? ये जो शब्दों का समूह है ये किसके बारे में बता रहा है? ये बता रहा है आदमी के बारे में। सड़क पर चल कौन रहा है? उत्तर हमको मिलता है आदमी। ठीक है ना। तो दोस्तों, परिभाषा जो है, जो किताबी परिभाषा है, वो क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड आर अ वर्ड विच से समथिंग अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। ठीक है, ये तो किताब की परिभाषा हो गई। और आपको समझने के लिए मैं एक छोटी सी परिभाषा और बता रहा हूँ, समझिएगा। वो परिभाषा क्या है?
सब्जेक्ट के बाद यानी कर्ता के बाद आने वाले शब्दों के समूह को ही क्या कहते हैं? शब्दों के समूह को ही विधेय या प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे और एंजॉय किया होगा आज की हमारी क्लास को। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।